Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है ब्रह्मोस सीरीज का वन शॉट न्यूमेरिकल्स वीडियो और आज की वीडियो में हम क्लास 12 का जो फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका हम लोग पहले फटाफट जो फॉर्मूला है थ्योरी है वो समझेंगे और उसके बाद हम लोग 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो अगर तुम कर लोगे इस टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो तुम उस प्रॉब्लम को जस्ट फोड़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है तो क्या होता है, टॉर्क की वजह से उस बॉडी का होता है रोटेशन। तो इस केस में क्या है, इस केस में एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क की वजह से वो करंट कैरिंग कॉइल घूमेगा। अब हमें ये देखना है कि करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और फॉर्मूला क्या है। सिंपल यही है। तो ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। एक करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल को हमने ऐसे रखा है, ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ और करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। देख सकते हो जो कॉइल का जो पोजीशन है वो ऐसे है, ठीक है। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट और कॉइल को हमने ऐसे रखा है। तो देख सकते हो ये हुआ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर होता है एरिया के साथ परपेंडिकुलर। तो हमने कॉइल को ऐसे रखा है, ठीक है। मान लो हमने कॉइल को ऐसे रखा है, ऐसे। तो ये हुआ एरिया वेक्टर, ठीक है। देख सकते हो ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इस फेस के कारण जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो है इस डायरेक्शन में। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल है इस तरीके से, तो ये हुआ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हुआ, थीटा। तो ये हुआ एरिया वेक्टर, ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, ये हुआ थीटा। इस पोजीशन में और एक बार दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इस फेस को एक बार सीधा कर लूं। ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड थीटा है, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है। तो इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होने जा रहा है वो है बिना साइन थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट, इसमें मैं लिख देता हूं आई। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स और ए क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा इसमें, एरिया हो जाएगा सिंपल एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ और साइन थीटा। तो ये होता है फॉर्मूला बिना साइन थीटा। बिना को तुम एम से भी रिप्लेस करते हो, तो बिना को तुम एम से भी रिप्लेस कर सकते हो, एम बी से। एक्चुअली एम क्या है, बिना को हम लोग एम बी से रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट हम लोग आई एन ए, आई क्या है करंट, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया। तो एन आई ए को हम लोग एम से रिप्लेस कर सकते हैं। एम क्या है, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल जो होता है एन आई ए। यहाँ पर एक मिनट मैं ये थोड़ा ठीक कर देता हूं। ये होता है एम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया और इसका यूनिट होता है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हुआ टॉर्क का एक्सप्रेशन बिना साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। और एम क्या है, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क को हम लोग एम और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से आता है साइन थीटा, तो इसलिए एम क्रॉस बी। आगे हम लोग समझेंगे एम क्या है। तो टॉर्क है बिना साइन थीटा, ऑल्टरनेट फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी। एम है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल और जिसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, एन आई ए, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी का तो एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है एन आई ए। यूनिट कैसे आ रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, आई का यूनिट है एम्पियर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो एन आई ए का यूनिट आ रहा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे आ गया, डायरेक्शन आएगा बाय राइट हैंड थंब रूल। अब सर इतना रूल, इतना डायरेक्शन, अरे भाई समझना होगा। क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाना है तो कुछ करना ही होगा, सब कुछ नहीं, सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए जो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ करना होगा।
तो m का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हाथ घुमा दो, थंब आ रहा है नॉर्मली इनवर्ड बोर्ड के अंदर, तो ये m हो जाएगा नॉर्मली इनवर्ड्स। ठीक है, और एक बार दिखा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये चार उंगली घुमा दो, थंब से रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। नोट 1, इफ द प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको थोड़ा समझना है। प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और लूप है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे तो लूप है ऐसे, तो इस केस में एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 90। इसको समझना है। सर पैरेलल 90 ये कैसे हुआ? देखो, प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, लेकिन इस फेस के कारण एरिया वेक्टर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। ध्यान से, इस लाइन में बहुत कंफ्यूजन होता है। इफ द प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मींस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। तो प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ये और एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इस फेस के कारण आएगा एरिया वेक्टर इससे बाहर की तरफ नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो इस केस में जब कॉइल ऐसे प्लेस होता है तो इस पोजीशन में कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो बीना और एम बी दोनों केस में तुम थीटा इक्वल 90 पुट करोगे तो बीना और एम बी आता है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो, प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझना है। अब जो कॉइल का पोजीशन है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, तो प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, देख सकते हो प्लेन ऑफ द लूप, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल क्या है एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। देखो, और एक पेन लेकर मैं समझाता हूं, पेन तो यहां पर नहीं है, एक मिनट, ये पेन मैं ले लेता हूं। देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इस फेस के कारण जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ये है लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन ये समझना है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, इस फेस के कारण आएगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है, एंगल है 0, तो B इक्वल टू 0 और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इस केस में और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देख सकते हो ये हुआ एरिया वेक्टर, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है 90। और इस केस में प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है 0, तो इस केस में जो टॉर्क आता है 0। इसको तुम ऑपोजिट सेंस में याद रखो, अगर ये लाइन गिवन है, ये लाइन ही गिवन होगा, ये लाइन कुछ चांस में ही तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि इससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट होगा और स्टूडेंट गलती करेगा। बोर्ड तो यही चाहता है कि तुम्हें कंफ्यूजन हो और तुम गलत आंसर लिखो, तभी तो तुम्हारा मार्क्स काट पाएगा ना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, इफ द प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मतलब हमने सुना है 0 0, बट इसका उल्टा होता है, ऐसे याद रखो। तो पैरेलल मतलब 90 और ये प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब हम लोग जानते हैं 90 इसका उल्टा होता है, तो ये एंगल हुआ 0। ठीक है, अगर तुमने इसको एनालाइज कर पाया तो ठीक है, अगर तुमने एनालाइज नहीं कर पाया एग्जाम के टाइम तो ऐसे याद रखो, इफ द प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल का में उल्टा होता है 90, तो एंगल है 90। अगर प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90, तो इसका उल्टा होता है 0, तो इस केस में एंगल एरिया वेक्टर क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0, और साइन 0 क्या होता है 0, एम बी साइन 0 0। ठीक है, तो इसको फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रॉब्लम में बहुत सारा कंसेप्ट यूज होगा, एक एक प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा पहला 2 प्रॉब्लम टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर। तो पहले हम लोग आसान वाला सवाल प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 1 में। प्रॉब्लम नंबर 1 में थोड़ा हमें एंगल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, तो पहले हम लोग ये प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है करंट कैरिंग कॉइल, ये एक स्क्वायर शेप करंट कैरिंग कॉइल, लेंथ और ब्रेथ सेम ही है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर।
करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट क्या है 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.05 टेस्ला और नंबर ऑफ टर्न है 100, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। इस केस में बोल सकते हो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और लूप है ऐसे, तो लूप के कारण एरिया वेक्टर आ रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो एंगल कितना है 90। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और लूप के कारण एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। एक वेक्टर है ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना बना 90। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये हुआ थीटा इक्वल टू 90। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हुआ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हुआ टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, साइन 90 तो 1 होता है भाई, तो ये हुआ बिना आई का वैल्यू भी 1 है, आई का वैल्यू भी 1 है, तो ये हुआ b इंटू एन इंटू ए। बी क्या है, b है 0.05 और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 100 और एरिया क्या है, एरिया है, अच्छा चलो एरिया को हम लोग साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ l इंटू बी, ये हुआ 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर में ले जाएंगे, 225 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में ले जाने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हुआ 225 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को, तो ये हुआ 5 इंटू 225 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ये कितना आ रहा है ये आ रहा है 225 इंटू 5 कितना आता है 225 इंटू 5, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा तो ये आ रहा है 1225 इंटू 10 टू द पावर -4। यूनिट क्या आएगा, यूनिट टॉर्क का यूनिट आता है न्यूटन मीटर। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ये ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 0.1225 न्यूटन मीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ये पॉइंट यहां पर है, तो 4 घर लेफ्ट में ले आओ, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हुआ 0.1225 न्यूटन मीटर। इस केस में कॉइल के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है 0.1225 न्यूटन मीटर। अब आओ इस सवाल में, फाइंड द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न rectangular coil of length 40 centimeter and breadth 20 centimeter carrying a current 10 ampere when placed making an angle of 60 degree with the magnetic field of 3 Tesla। अब सर ये तो हलवा सवाल है, इस केस में तो एंगल गिवन है ना, एंगल देखते ही डायरेक्ट एम बी साइन थीटा या बिना साइन थीटा पुट मत कर देना, ध्यान से देखना, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। पहले तो लिख लो डेटा क्या है, एन इक्वल टू है 100, लेंथ क्या है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, वही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन का। बी है 20 सेंटीमीटर और करंट कितना है, करंट है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 3 टेस्ला। अब आओ एंगल को समझते हैं, ये हुआ लूप, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हुआ एरिया वेक्टर, इस फेस के साथ परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो कौन सा एंगल गिवन है ये एक बार देखना। अगर ये एंगल गिवन है तो ठीक है, ये एंगल गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में। अगर ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल, तो एक बार चेक कर लेना। अगर मान लो ये एंगल गिवन है, मान लो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल होगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। और हमें कौन सा लेना है, हमें ये वाला एंगल लेना है। तो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में कौन सा एंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में देखो लास्ट लाइन क्या है, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ this carrying current this when placed making an angle of 60 डिग्री with the magnetic field of 3 टेस्ला। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये वाला एंगल गिवन है जो है प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाला एंगल 60 डिग्री। बट हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये पूरा 90 है, ये हो जाएगा 60 डिग्री।
60 डिग्री मतलब ये एंगल क्या गिवन है, एक्चुअली ये वाला एंगल गिवन है क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरा एंगल है 90, हमें चाहिए 30 डिग्री एंगल, क्योंकि बिना साइन थीटा में कौन सा एंगल यूज होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये वाला एंगल लेना है। तो ये हुआ टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा। बी क्या है, चलो उसको ना नीचे करते हैं, यहां पर जगह ही नहीं होगा, रुको यहां पर करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा। बी क्या है 3 टेस्ला, आई क्या है 10 एम्पियर, एन क्या है, एन है 100। ए क्या है, अच्छा ए क्या हो जाएगा, एल इंटू बी करो तो ये आ रहा है 4 इंटू 2 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है 800 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ रहा है 800 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और ये आ रहा है, देखो थीटा कितना है 30, थीटा है 30 तो साइन 30 क्या आएगा हाफ, ठीक है। बी है 3, आई क्या है 10, एन कितना है 100, ए क्या है 800 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, साइन 30 हाफ। तो ये काटो, 2 से 10 काटो 5, 3 15, अच्छा 3 इंटू 5 15, और ये हुआ 8, और ये कितना आ रहा है देखो तो, ये 10 टू द पावर 1 2 3 4, और ये 10 टू द पावर -4, ये तो गया, अल्टीमेट तो 1 ही हुआ, 10 टू द पावर 4 -4 0। चेक कर लेता हूं, 2 से 5 15, और ये हुआ 10 टू द पावर 15 इंटू 8 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 टू द -4 0, 15 इंटू 8, और ये होता है 120 न्यूटन मीटर। तो ये हुआ इस प्रॉब्लम का आंसर। कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो चलो 1 2 3 4 5। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर जाएंगे इसके सॉल्यूशन में। ये है एक पैरेललोग्राम शेप का करंट कैरिंग कॉइल PQRS, करंट फ्लो है आई कितना है 1.5 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड है 40 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है PS, इस सरफेस के पैरेलल, या तुम बोल सकते हो इस सरफेस के पैरेलल, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, और ये है लेंथ 0.7 मीटर, मतलब ये हुआ साइड और ये हुआ 0.5 मीटर। हमें क्या ढूंढना है, हमें हर एक साइड के ऊपर फोर्स चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस क्लोज शेप पैरेललोग्राम करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर हमें चाहिए टॉर्क। तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसके ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, BIL sin थीटा, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में सीखा है। अगर आप लोग नहीं जानते तो एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आई थिंक 3, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा सरफेस लोगे, पहले हम लोग ये वाला सरफेस लेते हैं जिसपे फोर्स आएगा 0। पहले हम लोग ले रहे हैं PS सरफेस तो नहीं, साइड PS। तो इसमें देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं F इक्वल टू BIL sin थीटा। थीटा क्या होता था याद है, थीटा है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम लोग लेंथ लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो इस साइड में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेंथ भी है इस डायरेक्शन में। तो देखो ये हुआ लेंथ वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल है 0, तो फोर्स आएगा 0, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये वाला साइड, क्यूआर साइड। क्यूआर साइड में क्या स्टोरी है, क्यूआर साइड में मैग्नेटिक फील्ड है इधर और करंट फ्लो हो रहा है इधर, तो हम लोग लेंथ को इस डायरेक्शन में लेंगे, लेंथ वेक्टर को। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हुआ, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो इस केस में भी इस साइड के ऊपर जो फोर्स आएगा वो होगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला जो सरफेस क्या होगा, साइड, मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला साइड है पैरेलल और ये वाला साइड है एंटी पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से PS और ये हुआ RQ, इन दोनों साइड के ऊपर फोर्स हुआ 0। अब बचा कौन सरफेस, पर सरफेस क्यों बोल रहा हूं, साइड, ठीक है। तो बचा ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कौन सा साइड, ये वाला साइड लेते हैं PQ। तो PQ हमने साइड ले लिया। अब देखो इस केस में करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हुआ 120 ना, और ये वाला एंगल होता है इसका सेम होता है 60 डिग्री,
और ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री। चारों को ऐड करोगे तो 360 आता है। ठीक है, तो ये हुआ 60 120 60 120। PQ में करंट जा रहा है ऐसे, तो लेंथ वेक्टर है ऐसे। ठीक है, लेंथ वेक्टर है ऐसे। हमें कौन सा एंगल लेना है, 120 या 60? ध्यान से देखो, ये हुआ लेंथ वेक्टर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हुआ लेंथ वेक्टर, ये हुआ लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है 120 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल होता है दोनों वेक्टर के बीच में टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये वाला जो 120 डिग्री है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर का हेड और मैग्नेटिक फील्ड के टेल के बीच में एंगल, ये एंगल हम लोग नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ वेक्टर को थोड़ा आगे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, ये हुआ लेंथ वेक्टर को आगे थोड़ा प्रोसीड करना होगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम लोग ले सकते हैं, 60 डिग्री हम लोग ले सकते हैं। पी क्यू साइड में लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल है लेंथ वेक्टर का टेल और मैग्नेटिक फील्ड का टेल है, उन दोनों के बीच में एंगल। तो ये हुआ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और एफ हो जाएगा BIL साइन थीटा। बी क्या है, बी है 40 टेस्ला, बी है 40 टेस्ला। आई कितना है, आई है 1.5 और इस साइड का लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ है 0.7 मीटर। ये दोनों तो पैरेलल है, 0.7 और ये हुआ साइन 60 डिग्री। तो ये हुआ 40 इंटू 1.5 इंटू 0.7 और ये हुआ साइन 60 √3/2। तो ये 2 से 40 को काटो 20, ये हुआ 20 इंटू 1.5 इंटू 0.7 और ये हुआ 1.732। फटाफट एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर तो नहीं है, मोबाइल से ही काम चलना होगा। ये हुआ 20 इंटू 1.5 इंटू 0.7 इंटू 1.732 साइन 60 ना। हाँ, 20 इंटू 1.5 0.7, ये आ रहा है 36.37। तो ये आ रहा है 36.37 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ। लास्ट वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया था, लेंथ वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो इस साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड्स। लेंथ से, लेंथ है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, थंब आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मली, ये हुआ नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये हुआ PQ साइड के ऊपर फोर्स और डायरेक्शन। लास्ट बचा एक सरफेस जो है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, लास्ट बचा एसर सरफेस। एसर सरफेस नहीं, साइड, साइड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और ये हुआ साइड एसर ना, ये हुआ साइड एसर, ये हुआ साइड एसर, ये हुआ लेंथ वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, और एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये हुआ कौन सा साइड, एसर ना, एसर। ठीक है, तो ये हुआ एसर साइड और ये वाला हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ लेंथ। ये हुआ एसर साइड, ये हुआ एसर, ये हुआ एसर, ये है लेंथ। हम लोग करंट के डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं, ये हुआ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम लोग लेंथ के लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हुआ लेंथ वेक्टर, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखो एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर तुमने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में देखो ये एंगल है 60 डिग्री। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला एंगल मैग्नेटिक फील्ड के लिए बन जाएगा हेड और लेंथ के लिए बन जाएगा टेल। तो टेल और हेड के बीच में हम लोग एंगल नहीं ले सकते, तो हम लोग को ये वाला एंगल लेना होगा 120 डिग्री, जो दोनों वेक्टर के बीच में टेल टू टेल एंगल साबित हो रहा है। तो ये हुआ एंगल 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है 40 टेस्ला, आई क्या है, आई है 1.5, आई है 1.5, लेंथ कितना है, लेंथ तो वही है, लेंथ कितना है 0.7 मीटर, 0.7 और ये साइन 0 क्यों लिखा मैंने, साइन थीटा। तो ये हुआ
साइन 120 डिग्री। एक बार साइन 120 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। साइन 120 ना, साइन 120 ठीक है, 40 इंटू 1.5 0.7 साइन 120। अच्छा, साइन 120 का वैल्यू कितना आता है? 40 इंटू 1.5 इंटू 0.7 साइन 120 मतलब ऑल साइन 10 कॉस से ये आएगा साइन 90 प्लस 30 तो ये आ रहा है ऑड है, तो ये आ रहा है cos 30, तो ये आ रहा है cos 30, तो ये हुआ 40 इंटू 1.5 इंटू 0.7 cos 30 मतलब साइन 60 √3/2। एक बार चेक करो दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। 40 इंटू 1.5 0.7 √3/2, तो ये सेम वैल्यू आएगा 36.37 न्यूटन, 36.37 न्यूटन। लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा। देखो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, ये हुआ फोर्स नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मली इनवर्ड। अब देखो हमने ये सीखा है कि एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स आता है 0, ठीक है। इन दोनों साइड के ऊपर तो फोर्स आ रहा है 0। ये है मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल साइड और ये है मैग्नेटिक फील्ड का एंटी पैरेलल साइड, और इस साइड के ऊपर फोर्स है 36.37 न्यूटन। फोर्स क्या है? नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो फोर्स है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। और इस साइड के ऊपर फोर्स कितना है? 36.3 न्यूटन। सेम फोर्स है लेकिन ये फोर्स है अंदर, तो एक फोर्स है बाहर और दूसरा फोर्स है अंदर, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? ये दोनों साइड के ऊपर तो फोर्स ऑलरेडी 0 है, इस साइड के ऊपर फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस साइड के ऊपर फोर्स है इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। लेकिन ये दोनों फोर्स एक परपेंडिकुलर सेपरेशन में रहकर इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आगे हमें टॉर्क का वैल्यू चाहिए। इस साइड के ऊपर फोर्स है 36.37 न्यूटन, फोर्स है नॉर्मली आउटवर्ड, और इस साइड के ऊपर फोर्स है 36.3 न्यूटन जो है नॉर्मली इनवर्ड्स। तो इन दोनों फोर्स की वजह से नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन ये दोनों फोर्स एक कपल की तरह ट्रीट करेगा। हम लोग कपल में क्या जानते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक कपल की जैसे बिहेव करेगा, और इस कपल के वजह से इस पैरेललोग्राम शेप करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। तो आगे हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन ढूंढना है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला? टॉर्क का फॉर्मूला होता है कपल के वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू देयर परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रखो और इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन ढूंढना है। परपेंडिकुलर सेपरेशन ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो कॉपी करो। हम लोग ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन ढूंढ रहे हैं। चलो ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड के ऊपर जो इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स एक कपल फॉर्म करेगा और उस कपल के वजह से टॉर्क अप्लाई होगा। इस साइड के ऊपर फोर्स है नॉर्मली आउटवर्ड्स और इस साइड के ऊपर फोर्स है नॉर्मली इनवर्ड। तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी कर देते हैं इसको। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स का रख लो मैग्नीट्यूड, और उन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन हमें ढूंढना है। परपेंडिकुलर सेपरेशन, तो ये मैंने लिया 36.37 न्यूटन। और देखो ये वाला साइड को हम लोग ले रहे हैं ए, ओके, ये वाला साइड को हम लोग ले रहे हैं ए, ठीक है। तो ये हुआ साइड ए, तो ये हुआ साइड ए। अब इसका कंपोनेंट बनाना है। देखो ये है ए, तो इसका कंपोनेंट बनेगा ए cos 60 और ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा ए sin 60, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देख लो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई काम नहीं है, अब देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इधर बना देते हैं। तो ये हुआ ए, ठीक है, ये हुआ ए, इसका एक कंपोनेंट बना ए cos 60 और दूसरा कंपोनेंट बना ये हो जाएगा ए sin 60। तो ये हुआ परपेंडिकुलर सेपरेशन इन दोनों फोर्स के बीच में। 0.5 नहीं है, 0.5 sin 60 है, ठीक है। 0.5 को हमने लिया ए, ये हुआ ए cos 60 और ये हुआ ए sin 60। तो ये हुआ परपेंडिकुलर सेपरेशन जो है ए इंटू sin 60,
और ये हुआ 36.37। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0.5, तो ये हुआ 0.5 साइन 60 मीन्स √3/2। तो चलो आगे करते हैं सॉल्व। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 36.37 इंटू 0.5 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 15.75। तो ये टॉर्क का वैल्यू आ रहा है 15.75 न्यूटन मीटर। और ये हुआ इस क्वेश्चन का दी एंड। और एक हम लोग बेहतरीन सवाल करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लो ना। चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन का मदद चाहिए, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। और डर के तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम को फेस करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, a closed coil has moment of inertia I placed in a magnetic field B such that the coil rotates through an angle 90 डिग्री। पहले मान लो कॉइल ऐसे था, फिर कॉइल ऐसे घूम गया 90 डिग्री, ठीक है। पहले 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे घूम गया, ये था। अरे देखो, मोबाइल लेकर दिखाता हूं, ठीक है। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूम गया, ठीक है, 0 to 90, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट इसमें हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला चाहिए। क्लास 11 का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में था, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फॉर्मूला होता है, जैसे रॉड के लिए mx²/12, रिंग के लिए कितना होता था mr², डिस्क के लिए mr²/2, वो सब फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए। इन जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, बॉडी का मास, शेप, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिफरेंट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो सब हमें नहीं चाहिए। एक क्लोज्ड कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पूरा 90 डिग्री घूम गया। जब वो 90 डिग्री घूम गया तब हमें एंगुलर स्पीड चाहिए, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल। फाइनली हमें इस कॉइल के एंगुलर स्पीड चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, ये हमने सीखा है। और टॉर्क का जो और एक फॉर्मूला होता है बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये होता है टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये हमने क्लास 11 में सीखा है। टॉर्क, ये है टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कॉइल अगर घूम रहा है तो उसके वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो ये हुआ आई, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये हुआ डी थीटा बाई डी टी। जस्ट हमने रीअरेंज किया, डी ओमेगा डी थीटा डी टी, तो ये हुआ आई, और ये हुआ डी ओमेगा बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी, ये होता है ओमेगा, ठीक है। तो ये हुआ टॉर्क का एक फॉर्मूला, और ये हुआ टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग आई एंड ओमेगा के टर्म्स में लिखे हैं। अब इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करो बाई 1 एंड 2। तो ये हुआ, हम लोग ऐसे इक्वेट कर रहे आई इंटू ओमेगा, और ये हुआ डी ओमेगा डी थीटा, और ये हुआ एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या किया, आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा को इधर रखा और डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई किया, एम बी साइन थीटा, और ये हुआ डी थीटा। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई तो कांस्टेंट है, आई को इंटीग्रेशन के बाहर रखा, ये हुआ ओमेगा डी ओमेगा, और एम बी भी कांस्टेंट है। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये हुआ साइन थीटा इंटू डी थीटा। कॉइल 0 डिग्री से 90 डिग्री घूमा, तो ये हुआ थीटा का लोअर लिमिट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब कॉइल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, हमने ये एज्यूम किया कि कॉइल के पास भी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 0। जब कॉइल पूरा 90 डिग्री घूम गया तब हमने एज्यूम किया कॉइल के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। तो जब कॉइल 0 डिग्री 90 डिग्री घूमा, कॉइल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी 0 से लेकर ओमेगा तक हुआ। हमें ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आई एंड बी, और एम बी होगा। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, ये हुआ एम इंटू बी। ये कैसे आता है मैं दिखा देता हूं, चलो। ये हुआ मान लो
x dx xn ना, xn dx, तो ये हुआ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। जो पावर होता है वो एक पावर इंक्रीज होता है और वही पावर नीचे होता है। यहाँ पर ओमेगा पावर कितना है 1, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ऊपर जो पावर यहाँ पर पावर कितना 1, तो 1 एक पावर इंक्रीज हो गया और वही पावर नीचे हुआ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट। तो चलो चलते हैं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये हुआ i बाई 2, ये 2 तो कांस्टेंट ने बाहर रखा, अब ओमेगा की जगह ओमेगा रखो। ये हुआ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की जगह 0 रखो, ये तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट ये हुआ माइनस, अच्छा इसको थोड़ा नीचे करते हैं बेटा, रुको। हाँ, ये हुआ i बाई 2, ओमेगा की जगह ओमेगा रखो। ये हुआ ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, ये हुआ माइनस एम बी, माइनस को हमने बाहर ले लिया। और कॉस थीटा का वेरिएबल है ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, थीटा वेरिएबल है, थीटा का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। तो पहले ये रखो कॉस पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई बाई 2, उसके बाद कॉस 0, तो ये हुआ कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये हुआ i ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये हुआ माइनस एम बी। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0 या 1, 0 या 0, 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये हुआ i ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हुआ एम बी, ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये हुआ i ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम बी और ये हुआ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम बी बाई आई, और ये हुआ ओमेगा इक्वल टू ट्वाइस एम बी बाई आई। तो ये हुआ हमारा फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू ट्वाइस एम बी बाई आई। अगर इसके ऊपर डेटा आता है तो तुम्हें पहले इसको प्रूफ करना होगा, उसके बाद, क्योंकि ये तो नीट या जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है, तो तुम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ये पूरा प्रोसेस दिखाना होगा। मैं ये साइड में थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस दिखाना होगा, उसके बाद ही तुम इस फॉर्मूला में डेटा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का नोट था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के ऊपर बहुत सारा शानदार प्रॉब्लम, और उसके अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।